स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12वीं का जो है अर्थशास्त्र, ठीक है, वो अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देख चुके थे। अब सब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को आप लोगों को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। क्वेश्चन डाउनलोड करके आप लोग रख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग को बनाने में या समझने में, जैसे हम इसमें इस वीडियो में जो है ना क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं, क्वेश्चन हम लोग नहीं लिखे हुए हैं, इसमें सीधा जो है डायरेक्ट आंसर हम लोग लिखते जा रहे हैं। नंबर क्वेश्चन नंबर कर दे रहे हैं और आंसर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है घटिया वस्तु या निम्न कोटि की वस्तु को परिभाषित करें। घटिया वस्तु किसको कहते हैं या निम्न कोटि की वस्तु किसको कहेंगे हम लोग? तो घटिया वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर कम हो जाता है। मतलब जैसे ही उपभोक्ता जो होंगे उसकी आय बढ़ेगा, जैसे कि आपकी सैलरी बढ़ गया तो कोई दूसरा वस्तु की जो मांग था वो घट जाएगा। क्या होगा? उसकी मांग कम हो जाएगी। जिसकी मांग उपभोक्ता की आय के बाद बढ़ने पर कम हो जाता है उसको घटिया वस्तु कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में डिफरेंस बिटवीन करना है, अंतर करना है आप लोगों को। तो एक साइड व्यष्टि लिखेंगे, एक साइड समष्टि लिखेंगे। व्यष्टि में समझिए क्या होता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विचारों जैसे मांग, पूर्ति, कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत मतलब कि सिंगल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल, उसके विचारों को इसमें अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि में इसके अंतर्गत सामूहिक, ठीक है, सामूहिक विचारों जैसे कुल मांग, कुल पूर्ति आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर फैक्ट्री को हम लोग अध्ययन करेंगे बृहद पैमाने पर, या फिर हम लोग देश का जो कुछ होता है पूरे देश में सब कुछ इसमें ऐड किया जाता है। जबकि इसमें सिर्फ एक किसी खास व्यक्ति का समष्टि में पूरे देश का, पूरे राज्य का, पूरे जो आप कहते हैं इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा देखिए, इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, एक व्यक्ति या एक बाजार तक ही सीमित होता है। जबकि इसका व्यापक होता है, क्या होता है? व्यापक होता है, पूरा देश होता है। अभी आपको हम समझाए थे। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो व्यष्टि तरफ लिखेंगे कि इसका विकास समष्टिगत से पहले हुआ था और इसका विकास कीन्स की पुस्तक के प्रकाशन के बाद हुआ है, ठीक। इसमें लिखेंगे इसमें मांग तथा उत्पादन के नियम, कीमत निर्धारण का सिद्धांत आदि आते हैं। जबकि इसमें राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, रोजगार तथा मुद्रा के सिद्धांत आदि आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समष्टि और व्यष्टि में डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत लागत और औसत लागत को परिभाषित करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीमांत लागत जो है किसी वस्तु की, इसको डिफाइन हम लोग इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। अर्थात इसका माने क्या हुआ कि इकाई की एक अतिरिक्त लागत को सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत की गणना करने के लिए कुल लागत में होने वाली वृद्धि को उत्पादित इकाइयों की संख्या में होने वाली वृद्धि से भाग किया जाता है, तब जाके आपका सीमांत लागत निकल के आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीमांत लागत जो है, सीमांत लागत बराबर सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है बराबर कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। सीमांत लागत का आकार यू अक्षर से डिनोट की तरह होता है, यू अक्षर ऐसे, ठीक है। या पहले तेजी से कम होता है, पहले तेजी से कम होता है, फिर शून्य स्तर पर पहुंचकर बढ़ना आरंभ करता है। मतलब पहले तेज रहता है, ठीक है, वहाँ से फिर नीचे पूरा गिरता है, फिर गिरने के बाद फिर ऊपर उठता है, ठीक। इस प्रकार से कार्य करता है। औसत लागत, एवरेज कॉस्ट, ये क्या होता है? प्रति इकाई कुल उत्पादन लागत को औसत लागत कहते हैं। अर्थात कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तित लागत के योगफल को कुल उत्पादन से भाग देने पर राशि जो प्राप्त होता है उसको औसत लागत कहते हैं। एवरेज हम लोग किस तरह से निकालते हैं, बस सेम टू सेम इसमें भी वही इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की वैधानिक तरल अनुपात क्या है।
वैधानिक तरल अनुपात क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैधानिक तरल अनुपात क्या है। ठीक है, सीमांत लागत तो हम लोग देख चुके हैं ना। हाँ, वैधानिक तरल अनुपात तो जमा राशि का वह न्यूनतम प्रतिशत जिसे वाणिज्य बैंक को तरल परिसंपत्ति के रूप में रखना होता है, यह एक आरक्षित आवश्यकता है जिसे बैंक से ग्राहक को लेने देने से पहले अपेक्षित की जाती है। देखिए, लेन देन से पहले अपेक्षित की, क्या बोला इसने, वैधानिक तरल अनुपात हम लोग जिसको कहते हैं SLR। ठीक है, SLR इसको हम लोग कहते हैं। और देखिए 22%, सबसे पहले समझिए क्या है इसमें SLR किसको कहते हैं। जो वैधानिक होता है, जैसे सपोज मान लो बैंक के पास 100 रुपया है। ठीक है, बैंक के पास कितना है, 100 रुपया है। अगर किसी को बैंक लोन देगी, बैंक पैसा कमाती कैसे है, लोन से ही है ना, लोन देती है, ब्याज से जो उसको पैसा आता है। तो ये अगर लोन देगी तो वो 22%, पहले 18% था, इसको बढ़ाकर 22% या 50% तक किया गया है। 22% तक वो कैश के रूप में, तरल के रूप में या सोना चांदी के रूप में अपने पास सबसे पहले रखेगा। 100 रुपया का 22% या 18%। सपोज मान लीजिए 18 पहले था, अभी बदलाव किया गया है। ठीक है, 2022 के बाद कुछ बदलाव हुआ है, तो इसमें 18% आप सपोज रख लीजिए। तो 100 रुपया में 18 रुपया बैंक रख लेगी। अब जो बचा 82 रुपया, इसी को ही वो आगे लोन के रूप में, होम लोन, कृषि लोन वगैरह वगैरह जो भी लोन होता है उसमें ये वितरित कर सकती है। ठीक, तो ये समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो उपभोक्ता फलन किन चारों के बीच संबंध व्यक्त करता है। तो उपभोक्ता फलन का सूत्र क्या होता है समझिए पहले। C, बड़ा C ये आपका है। ठीक है, ये उपभोक्ता फलन का ये सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिएगा। जहाँ C कुल उपभोग, बड़ा C, छोटा C मूल्य उपभोग, और B जो होता है खर्च करने की सीमांत प्रवृत्ति, और Y जो होता है वो आय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि बाजार शेष और व्यापार शेष और चालू खाता शेष में क्या अंतर है। तो व्यापार शेष और चालू खाता शेष में क्या अंतर है। तो देखिए, व्यापार शेष केवल वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के अंतर को दर्शाता है। व्यापार शेष क्या बोला उसने, बोला कि वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के अंतर को प्रदर्शित करता दिखाएगा सिर्फ, जबकि चालू खाता ये तो सब कुछ दिखाएगा, जो व्यापार शेष दिखा रहा है कर रहा है सो सब करेगा, के साथ साथ अन्य आर्थिक लेन देन भी शामिल होता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, चालू खाता में, चालू व्यापार शेष में सिर्फ वो वस्तुओं के लेन देन के बारे में, सेवाओं के लेन देन के निर्यात और आयात में अंतर स्पष्ट करेगा वो। लेकिन जो चालू खाता है वो क्या करेगा कि वो वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के अंतर के साथ साथ अन्य आर्थिक लेन देन भी शामिल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ये जो सेक्शन आपका B था, इसको आप लोग देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे सेक्शन C, जिसमें 3 नंबर वाले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद।